हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती एकेडमी में, जिसकी टैगलाइन है वेदवान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है विश्व इतिहास की सीरीज चल रही है सरस्वती एकेडमी में। ठीक है, तो जल्दी से हम विश्व इतिहास कंप्लीट करेंगे। विश्व इतिहास कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है दीपक भट्ट। मैंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मुझे 2 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और 3 ईयर मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो खास तौर पर मेरा कोर एरिया है वो यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था कुछ मेरे बारे में डिटेल। अब बात करते हैं विश्व इतिहास। चलिए, अच्छा, विश्व इतिहास में दोस्तों आज हम करेंगे फ्रांसीसी क्रांति। मैं लिख देता हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति। और जल्दी से इसको हम कर लेंगे। टॉपिक तो बहुत लंबा है और अगर आप किसी भी बुक में देखोगे, खासतौर पर लूसेंट में, तो आपको और ज्यादा दिमाग खराब होगा। लेकिन जल्दी से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति, सबसे पहले दोस्तों 1783 की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 1783 में जो ब्रिटेन था उसने अपने जो 13 राज्य थे जो कि अमेरिका में थे, उत्तरी अमेरिका में, जिसे आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से जानते हैं, तो उसको जो है स्वतंत्रता दी, यानी स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता की घोषणा की कि भाई हम इन 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र करते हैं। यानी अमेरिका को स्वतंत्रता की एक्चुअली में प्राप्ति कब हुई? जब ब्रिटेन ने स्वतंत्रता दी 1783 में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप कनेक्ट कर सके, भाई 1783 यहां, 1789 यहां। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, इस क्रांति, ये जो अमेरिका में जो हुई थी ना क्रांति, इसका भी योगदान है कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति में। कैसे योगदान है, बात करेंगे यहां पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रांस में जो आपका शासक होता था, पहले तो आप ये देख लीजिए, उसको लुई नाम से जाना जाता था। ये कुछ कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे रूस में जो शासक होता था उसको जार नाम से जाना जाता था। अब ये बात करेंगे रूस में। अभी बात कर रहे हैं लुई की, तो भाई लुई की बात करते हैं। ठीक है, तो लुई, अब लुई 14, लुई 15, लुई 16 करके वो आएंगे। जब भी आएंगे तब की बात तब। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि फ्रांस में जो राजा था उनको लुई नाम से जाना जाता था। अच्छा, हुआ क्या, ये जो क्रांति क्यों हुई, क्या हुई? देखिए, 16वीं सदी तक ये बात तो काफी आम थी कि भाई राजा ही सर्वे सर्वा है, वो जो भी करे भाई उसी के शब्द कानून हैं, वगैरह वगैरह, आपको पता ही है 16वीं सदी से पहले। लेकिन 16वीं सदी में मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप में पुनर्जागरण काल आया। बस यही जो काल था, ये आपका जो वहां के जो राजवंश थे उनके लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। क्या हुआ इस काल में? मैंने आपको बताया कि बहुत से विचारकों ने जन्म लिया और बहुत से विचारकों ने बहुत एक मोटिवेशनल कह सकते हैं, एक राजनीतिक चेतना, एक मतलब सांस्कृतिक चेतना एक पूरे यूरोप में पैदा कर दी। इससे क्या हुआ, जो लोग अभी तक अपने अधिकारों से वंचित थे और अपने अधिकारों के लिए मांग भी नहीं करते थे, वो लोगों ने अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी राजाओं के आगे। जैसे अब क्या हुआ, अभी तक जो जैसे फ्रांसीसी क्रांति का एग्जांपल लेते हैं, एक नाम है रूसो। ठीक है, ये नाम मैं आपको बता दूं, एक दार्शनिक, एक विचारक का है, रूसो में। अच्छा, यहां फ्रांसीसी क्रांति में 3 नाम आपको याद रखने हैं। हाँ, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू और एक मॉन्टेस्क्यू, रूसो और एक आपका वॉल्टेयर। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद करने हैं खास तौर पे फ्रांसीसी क्रांति में। अच्छा, मैं एक रूसो का एक एग्जांपल दे रहा था आपको। रूसो, इन्होंने क्या कहा, इनका एक कथन है कि भाई राजा को जो अधिकार है वो जनता देती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। अभी वैसे रूसो के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, या चलिए पुस्तक का नाम मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फिलहाल के लिए आप ये समझिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से। उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि भाई राजा को अधिकार जो है जनता देती है और राजा को जनता के प्रति वफादार होना ही पड़ेगा। और अगर राजा निरंकुश हो जाए तो फिर जनता को यह अधिकार है कि राजा के खिलाफ विद्रोह कर दे। समझ रहे हैं आप बात? मतलब कि एक राजनीतिक चेतना, जो लोग आज तक दबे कुचले थे, उन्हें लगा कि नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं कि भाई राजा को अधिकार जनता दे रही है। अब भाई टैक्सेशन, पूरा टैक्स कौन दे रहा है राजा को? भाई वो जनता ही तो दे रही है। तो ठीक है, और अब राजा देखिए कैसे हैं। अब ये तो था, मैंने आपको बता दिया, यूरोप में 16वीं सदी में जो पुनर्जागरण के बाद एक राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। ठीक है, तो चलिए अब राजा देखिए कैसे हैं। अब जो राजा हैं, जो भी धन आया, यानी जो भी टैक्सेशन आया, उसका मनमाने तरीके से खर्च हुआ, फिजूल खर्ची हुई, विलासिता में उपयोग किया गया। ठीक है, तो राजा ने विलासिता विलासिता में जो है सारा का सारा धन जो है खर्च कर दिया। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, स्वतंत्रता जो है, धार्मिक स्वतंत्रता तक लोगों को नहीं थी उस वक्त। ठीक है, मैं फ्रांस की बात बता रहा हूं आपको। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, नहीं थी। चलिए जी, और क्या था आपको?
अच्छा, राजा के खिलाफ आप कुछ भी बात नहीं कह सकते हैं। अगर आपने राजा के खिलाफ कुछ भी कहा तो भाई वो से विद्रोह का करार दे करके आपको फांसी की सजा हो सकती है, आपको कारागार में डाल दिया जा सकता है। तो बहुत सी चीजें थी, ठीक है। तो भाई राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहोगे। आप समझ रहे हो कितनी दिक्कत है थी कि भाई आप राजा पहले तो सारा का सारा धन विलासिता में यूज कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, राजा के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। और जो मजे की बात है कि भाई इसी के साथ जो राजा के जो चाटुकार थे, या फिर जिनको आप चापलूस कह सकते हैं राजा के, ठीक है, राजा के चापलूस, ठीक है, राजा के जो चापलूस थे, जिन्हें जो राजा के चापलूस और कुछ जो है कुछ भ्रष्ट पादरी, ठीक है, ये जो है कुलीन वर्ग में आते थे उस वक्त। कुलीन वर्ग में, इन्हें शासन में जो है कुलीन वर्ग प्राप्त था। मतलब कि सत्ता में एक तरफ तो राजा का अधिकार था, उसके नीचे जो बहुत से सेक्शन थे, आपको पता होता है जैसे कि भाई ये राज्य, देश में तो पूरा राजा का शासन है, लेकिन देश के नीचे जो राज्य बटे रहते हैं उनमें ये जो राजा के कुछ चापलूस, कुछ भ्रष्ट पादरी जो थे, ये कुलीन वर्ग में आते थे। इनका क्या था, ये राजा की बस चापलूसी करते थे और राजा से मन, जो देखिए सारा धन राजा ने खर्च किया, उसके बाद जो बचा कुचा है वो इनके पास आ गया, ठीक है। और जनता को कुछ भी नहीं मिला। टैक्स दे रही है जनता, अरे भाई जनता जब टैक्स देगी तो यही तो चाहेगी ना कि सड़कों का विकास हो, उद्योग धंधों का विकास हो, सब चीज का विकास हो। लेकिन भाई यहां तो राजा ने सारा खर्च कर दिया, बचा हुआ यहां पर खर्च हो गया, तो जनता को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब जब जनता को कुछ नहीं मिला, अब 16वीं सदी तक तो ये बात आम थी, क्योंकि भाई लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता थे। लेकिन अब हो चुका था यूरोप में पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण हुआ तो भाई जनता को अपने अधिकार महसूस हुए। अब क्या हुआ, जनता, अब ये जो पूरा जो गतिविधियां हुई, इस वजह से जो फ्रांस का जो समाज है, मैं आपको बताऊं, जल्दी से मिटोल देता हूं। फ्रांस का जो समाज है आपका दो वर्गों में बट गया, दो वर्ग। अच्छा, कौन से वर्ग हैं? देखो, एक है आपका प्रिविलेज सेक्शन, प्रिविलेज सेक्शन। अच्छा, प्रिविलेज सेक्शन क्या होता है, हिंदी में बात करेंगे 2 मिनट में। ये जो जबरदस्ती जो इंग्लिश झाड़ते हैं उनके लिए है कि भाई प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है। एक है आपका डिप्राइव्ड सेक्शन, डिप्राइव्ड सेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, डिप्राइव्ड सेक्शन क्या होता है और प्रिविलेज सेक्शन क्या होता है? देखिए, जो सुविधा प्राप्त वर्ग है, सुविधा प्राप्त वर्ग, ठीक है, वो होता है आपका प्रिविलेज सेक्शन। और डिप्राइव्ड वर्ग होता है आपका सुविधा विहीन, सुविधा विहीन वर्ग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फ्रांस का जो समाज था दो वर्गों में बढ़ गया, एक था आपका प्रिविलेज सेक्शन, एक था आपका डिप्राइव्ड सेक्शन। अच्छा, हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 90% जनता थी, अरे नहीं सॉरी ये तो प्रिविलेज है, तो 10% जो जनता थी वो सुविधा प्राप्त वर्ग थी, पूरे फ्रांस की जनता की बात बता रहा हूं। और लेकिन जो 90% जनता थी वो आपकी डिप्राइव्ड यानी कि असुविधा प्राप्त वर्ग था। मतलब सोचिए कि आम जनता जो थी वो यहां थी, और जो कुछ सेक्शन मैंने आपको बताया ना, जैसे राजा हो गए, कुछ उनके जो आपके चापलूस वर्ग हो गए, वो लोग आपके ये 10% थे जिनके पास सारी सुविधाएं थी। अब क्या हुआ भाई, जो आम जनता है वो भूख से मर रही है, लेकिन भाई भूखमरी चल रही है, अकाल पड़ रहा है, राजा को कोई परवाह नहीं, वो अपने मजे में है, ठीक है। तो ये दिक्कतें थी। अब क्या हुआ, ये जो 90% है, इन लोगों ने क्या किया, इन 10% के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। कैसे किया, क्यों किया? अच्छा, विद्रोह के कारण क्या है, आइए कारण जानते हैं। तो विद्रोह के कारण मैं सबसे पहले आपको बता दूं, पहला तो भैया राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्यों है? तो दोस्तों पहला तो है आपका राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है। अच्छा, राजनीतिक कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो राजा कहा जाता था फ्रांस में, लुई करके कहा जाता था। तो लुई 14, लुई 15, लुई 16, ठीक है, ये राजाओं के नाम थे। लुई 14 आया, फिर लुई 15 आया, फिर लुई 16 आया। लुई 14, ये सब जितने भी थे, ये लुई 14, 15, 16, ये सब के सब निरंकुश, अयोग्य, सब के सब ये बिल्कुल मतलब एकदम निरंकुश और अयोग्य शासक थे। और बल्कि ये लुई 14 के टाइम पे तो निरंकुशता इतने चरम पर थी, लुई 14 के टाइम पे। ये इसका एक कथन है, और ये कथन एग्जामों में बहुत आता है। और ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहां बता रहा हूं कथन क्या है, कि भाई ये तो कहता था कि भाई मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। मतलब कि भाई कोई जरूरत नहीं कि वो कानून बनाओ वगैरह, कुछ नहीं, मैं ही जो कह रहा हूं वही कानून है, ठीक है, और मैं ही राज्य हूं, ठीक है। तो इसका एक कथन है, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जैक्ट, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, ये कब आया था?
अगर मैं गलत नहीं हूं और मैं आपको डेट मतलब वैसे तो मुझे पता है एग्जाम को मैं कौन सा आया था, लेकिन डेट याद करने की कोशिश कर रहा हूं। शायद 21 मार्च को पेपर हुआ था, 21 मार्च 2021 को पेपर हुआ था, स्टेनोग्राफर का पेपर। ठीक है, वो पहला पेपर हुआ था ऑनलाइन। ठीक है, तो वो जो पेपर था आपका, उसमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। समझे? तो ये किसका कथन है? तो वहां वही लुई 14, लुई 15, लुई 16 दिया था, तो बंदे तो वैसे ही घबरा गए थे, वो विश्व इतिहास पढ़ के ही नहीं गए थे। ठीक है, तो ये दिक्कत आई थी। तो आप ये पढ़ लें, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। किसका कथन है? लुई 14 का। चलिए जी। और हाँ, आप ये टेंशन मत लेना, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप हमसे नोट ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर लें, नंबर आपकी स्क्रीनों पे आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, ये कहा आपका लुई 14 ने। और ऐसे ही आपका जो लुई 15 था, ये भी निरंकुश था। लुई 16 तो और ज्यादा निरंकुश। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति किसके टाइम पे हुई? ये दोस्तों याद रखें, लुई 16 के टाइम पे। ठीक है, लुई 16 के टाइम पे आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति की मैंने आपको ये बताई थी, सन बताया था, याद रखें 1789। ठीक है, चलिए जी। अब कारण क्या थे? एक तो यही कारण था कि भाई ऐसे ऐसे निरंकुश राजा थे, तो भाई राजनीतिक अधिकार जनता को कुछ थे नहीं, धार्मिक अधिकार जनता को कुछ थे नहीं। ठीक है, तो अब जनता क्या करेगी बताओ? ऊपर से राजा जवाबदेह था नहीं, जनता जो है भूख से मर रही है, और वहां पर जो है अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन राजा के पास तो भाई अपने पूरे भंडार हैं, और वो तो जो जनता के द्वारा प्राप्त धन है उसका मजे से यूज कर रहा है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? जनता को तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, दूसरा जो कारण अगर आप देखोगे तो एक कारण है आपका सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारण क्या है दोस्तों? सैनिक जो थे, मतलब कि जो फ्रांसीसी सैनिक थे उस वक्त, ये भी राजा से परेशान थे। ये राजा से परेशान क्यों थे? क्योंकि एक तो फ्रांस की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं। ठीक है, अब फ्रांस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इन्हें जो है वक्त पे वेतन ही नहीं मिलता था। ठीक है, तो वेतन नहीं। ठीक है, अब सैनिक जो थे, इनको वेतन नहीं मिला वक्त पे। अब वक्त पे वेतन नहीं मिला, उसके बाद क्या है कि भाई इनको पुराने जो, अच्छा, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, इनके खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से क्या था, इनको जो है पुराने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध में धकेल दिया जाता था। युद्ध जबरदस्ती लड़ते थे आपस में, और भाई इनको जो है पुराने जो अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि भाई आर्थिक स्थिति तो चकनाचूर है, तो पुराने अस्त्र शस्त्रों के साथ भेज दिया जाएगा। तो भाई पुराने अस्त्र शस्त्र के साथ भेज दिया जाएगा। ठीक है, याद रखें, सैनिक। तो भाई अब सैनिक भी परेशान थे। ऊपर से क्या हुआ, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई 1783 यानी कि जब अमेरिका में क्रांति हुई, तो ये जो सैनिक है, मैंने आपको बताया था कि लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना भी वहां गई और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा। बाकी बातें आप अमेरिका की क्रांति में देख ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फ्रांसीसी सेना गई लफायते के नेतृत्व में अमेरिका का साथ देने। अब जब ये सैनिक वहां गए, तो वो देख के बड़ा खुश हुए कि यार ये देश तो अब जो है लोकतंत्र बन चुका है, यहाँ तो भाई जनता का राज है। ये सब चीजें देख के ये वहां जो अधिकार मिले, मौलिक अधिकार मिले जो मतलब लोगों को, तो ये वहां देख के बड़ा मतलब खुश हुए। और जब ये वापस से फ्रांस आए, तो ये भी चाहने लगे कि भाई फ्रांस में भी ऐसा ही हो। समझिए आप बात? तो ये सब कारण थे, जैसे सैनिक कारण मैंने आपको बता दिया, राजनीतिक कारण। अब असली कारण दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण तो दोस्तों मेन कारण है, पुनर्जागरण, जिसको मैं कहूंगा आपका जो विचारकों का प्रभाव। और विचारक मैंने जो आपको 3 नाम बताए, और ये तीनों नाम के जो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विचारक, अच्छा जी, विचारक का प्रभाव। ठीक है, एक कारण यह है विचारकों का प्रभाव। कौन कौन से विचारक हैं? मैंने अभी अभी नाम बताए हैं, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। रूसो, दूसरा है आपका वॉल्टेयर, और तीसरा है आपका रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, अच्छा जी, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। अब इन्होंने कुछ कुछ कथन दे रखे हैं, वो सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो रूसो जो है, ये फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन चाहता था। प्रजातंत्रात्मक शासन क्या होता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि भाई लोकतंत्र, जनता द्वारा चुना हुआ राजा कह दो, शासक कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, जनता जिसको चुने। ठीक है, तो रूसो जो है फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन चाहता था। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये सब आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन जो है रूसो चाहता था। इसने एक पुस्तक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बल्कि दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
इसकी जो पुस्तक है इसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों याद कर लो अच्छी ढंग से, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था ये क्या लिखा, वही मैं आपको बता रहा था कि राजा को अधिकार जनता देती है, और अगर राजा का ये कर्तव्य है कि वो जनता के हितों को ध्यान दे, और अगर राजा ध्यान नहीं देता है तो जनता का ये कर्तव्य है कि भाई राजा के खिलाफ आंदोलन या फिर विद्रोह करे। ठीक है, तो ये था आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि रूसो ने लिखी। वॉल्टेयर, वॉल्टेयर जो है ये जो है भ्रष्ट पादरियों के खिलाफ था वहां पर। ठीक है, भ्रष्ट पादरियों के खिलाफ था फ्रांस में। ठीक है, इसीलिए इसको चर्च विरोधी भी कहते थे। तो चर्च विरोधी था ये। ठीक है, चलिए जी, वॉल्टेयर। अच्छा, इसका एक कथन है, फिर देखो अब जैसे मैंने अभी अभी आपको कथन बताया था वो लुई 14 का, वैसे ही इसका एक कथन है जो मतलब बहुत बार एग्जाम में आता है। अब ये देखें कथन क्या है कि भाई 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह यानी शेर का शासन उत्तम है। तो 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। एक शेर का शासन उत्तम, ठीक है, उत्तम है। अच्छा जी, चलिए अब याद कैसे होगा। चलो पहले मैं थोड़ा सा इनका एक और चीज बता दूं। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, अ लेटर ऑन इंग्लिश। अ लेटर ऑन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें भ्रष्ट पादरियों के खिलाफ थे, ये चर्च विरोधी थे। वॉल्टेयर 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, किसने कहा? वॉल्टेयर ने कहा। अ लेटर ऑन इंग्लिश किसने लिखी? वॉल्टेयर ने लिखी। अच्छा, इनका कथन याद कैसे होगा? एक मतलब 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि एक दीवार है, अगर आप दीवार पे बैठे हो तो भाई आपका शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका चूहा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं बस खाली। ठीक है, अगर आप दीवार पे बैठे हो तो आपका शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़ी सी दीवार है ना, तो शेर भी कुछ नहीं कर सकता आपको, चूहा भी कुछ नहीं कर सकता आपको। ठीक है, 100 चूहे भी कुछ नहीं कर सकते आपको। ठीक है, तो अच्छा, दीवार मतलब वॉल, वॉल मतलब वॉल्टेयर। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए जी, आ जाते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू मैंने आपको पहले भी ये नाम बताया था, ये नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो अभी तक क्या होता था, जो राजा है वही आपका न्याय भी कर रहा है, वही आपका कार्यपालिका यानी कि उन कानून जो न्याय भी कर रहा है, कानून भी बना रहा है और उन कानूनों का पालन भी करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी लेता हूं, तो देखिए कानून कौन बनाता है भारत में? संसद। ठीक है, जो हमारी भारतीय संसद है, उसका पालन कौन करवाता है? जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, जो राज्य सरकारें होती है, जैसे अभी जैसे मोदी सरकार है। ठीक है, तो वो समझ लीजिए आप। अच्छा, न्याय कौन करता है? वो करता है कोर्ट, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे ही, लेकिन उस वक्त तक यानी 16वीं सदी से पहले तो आपको पता है राजा ही कानून भी बना रहा है, राजा ही न्याय भी कर रहा है और राजा ही देश का प्रशासन भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये सब अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने। अच्छा जी, चलिए, तो ये तो था वो कुछ कारण, फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण रहे। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ अचानक से जो जनता आ गई सड़कों पर क्रांति करने। दोस्तों हुआ क्या, लुई 16 जो राजा थे, मैंने आपको लास्ट में बताया था लुई 16 करके यहां पर लिखा था। तो लुई 16 जो राजा थे, ये कुछ नए कर लगाना चाह रहे थे, और जो नए करों का जो भार पड़ेगा वो पड़ेगा आपका डिप्राइव्ड सेक्शन पर, यानी कि जो असुविधा विहीन, जो सुविधा विहीन जो थे उन पर। ठीक है, जो सुविधा प्राप्त थे उन पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो टैक्स देते ही नहीं थे। वो टैक्स कौन देता था? सुविधा विहीन तत्व। ठीक है, सुविधा विहीन वर्ग। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इन पे टैक्स का भार पड़ा और एक नया कर लगने लगा, तो वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब और ज्यादा खराब हो जाती। इस चक्कर से क्या हुआ, जनता आ गई सड़कों पर। फिर आगे क्या हुआ बात करते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।